महाराष्ट्र की सियासत में एक नाथ शिंदे को बड़ा झटका दे दिया है फडणवीस सरकार ने, जहां कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे भविष्य में शिवसेना के विधायकों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यही हालात हमने देखा था उद्धव सरकार में भी, क्योंकि वहां एनसीपी और कांग्रेस के पास जो मंत्रालय थे वहां पर कुछ ऐसे काम किए जाते थे जिसके बाद शिवसेना विधायकों के आरोप थे कि उनके फंड रोक दिए जाते थे। कुछ फैसलों पर जो मोहर लगवाना चाहते थे उस पर उद्धव ठाकरे तो ज्यादा नजर नहीं आते थे अपने बीमारी के कारण, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के नेता अपनी मनमानी चलाते थे। यही कारण था कि एकनाथ शिंदे इतने गुस्से में भरे थे कि एक रात उन्होंने बगावत करने का फैसला लिया। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की बगावत की तारीफ करी थी, कहा था कि एक रात में नहीं हो सकता जितने विधायक इनके साथ थे। लेकिन अब महाराष्ट्र में जो हालात बन गए हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने एक पत्र में कहते हैं फडणवीस की तारीफ करते हुए कि जिस पड़ाव पर है वहां से एक अलग ही महाराष्ट्र की राजनीति को मोड़ सकते हैं, और शरद पवार ये कहते हैं कि फडणवीस जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनको काम करता देख मुझे अपना कार्यकाल याद आ जाता है। तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, और एक नाथ शिंदे के पास जो पावर हुआ करती थी या जो एक कह ले ताकत है, वो सीएम अब अपने हाथ में ले लिए हैं। इस पूरे मामले पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हालात है, लेकिन उससे बड़ा सवाल, राज ठाकरे जो महाराष्ट्र की राजनीति में इतने लंबी चौड़ी बातें करते हैं, भाषा विवाद को लेकर सबसे आगे फ्रंट फुट पर नजर आते हैं, लोगों को यहाँ पर जिस तरीके से आपस में एक अलग ही सियासी माहौल बना देते हैं, जिसका जिक्र करना यहाँ पर शायद बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते, खुद क्यों नहीं सीएम पद के दावेदार बनते, खुद क्यों नहीं डेप्यूटी सीएम पद के दावेदार बनते। आज उनकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। सवाल ये बहुत बड़ा है। चलिए इन्हीं सवालों का जवाब लेते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, एकनाथ शिंदे को जो बड़ा झटका दिया है उद्धव, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने, फडणवीस ने, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल शिंदे के बारे में ये कहा जा सकता है कि उनको एक तरीके से अब कह सकते हैं कि बीजेपी है, उनको अलग-थलग करना चाहती है, क्योंकि आप देखिए कि एकनाथ शिंदे को अपने आप से अलग करना एकदम से जल्दबाजी हो जाएगी, और साथ में ये भी हो जाएगा कि बीजेपी ने मौका अपना निकाल लिया, उसके बाद एकनाथ शिंदे को कहीं का नहीं छोड़ा। इसीलिए रफ्ता-रफ्ता उनके ऊपर आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के दबाव बढ़ते हुए और बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरह से एकनाथ शिंदे के खिलाफ ये माहौल नजर आता है, और ये भी नजर आता है कि उनकी पार्टी को लेकर या उनको लेकर एक तरीके से यहाँ सरकार जो है, देवेंद्र फडणवीस सरकार जो है, वो उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव कहीं ना कहीं लेकर आना चाहती है। आप देखिए कि नगर विकास विभाग जो मंत्रालय वो संभाल रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब कोई भी जो वो विकास कार्य के लिए कोई भी मंजूरी देंगे, उसकी पहले परमिशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेनी पड़ेगी। जरा सोचिए कि अपने विभाग को भी अब एकनाथ शिंदे प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते, या कोई फंड जो है उसको नहीं दिलवा सकते, क्योंकि उसके लिए भी उनको अब मुख्यमंत्री से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भी कहा जा रहा है कि कई जगह पर एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं, पार्षद हैं, वो पैसे की फिजूल खर्ची कर रहे हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि ज्यादा जो है पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे उनके पक्ष में कहीं माहौल ना बन जाए, इसीलिए उनके ऊपर ये शिकंजा कसा जा रहा है, दीपक। और ये महाराष्ट्र की राजनीति में अब लगातार कहीं न कहीं साबित होता चला जा रहा है कि बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। आप देखिए, इससे पहले उद्धव ठाकरे के साथ में 20-25 मिनट की मीटिंग होना, उनके बेटे के साथ में एक होटल में मुलाकात होना, उसके अलावा विधानसभा के अंदर भी ये बात कहना कि भाई 29 तक तो आप सत्ता में आने से रहे, आप बेहतर होगा हमारे साथ आ जाइए, हम देख लेंगे। तो ये कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि क्या अब उद्धव ठाकरे भी अपनी राजनीति को जो है मोड़ना चाहते हैं, वापस उसी धर्रे पे जो अब तक वो करते चले हैं, कि कांग्रेस पार्टी के साथ आकर या इंडिया गठबंधन में आकर कोई बहुत बड़ा उनको चीजें हासिल नहीं हो पाई हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के ऊपर लगाम लगाकर देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से महानगर पालिका के भी इलेक्शन होने, यानी बीएमसी के, उसको लेकर एक नया समीकरण बताया जा रहा था कि उद्धव और राज को बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है। ये बताया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे को जो बीएमसी में पहले से ही ताकतवर बताए जाते हैं, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव के वक्त ही बहुत से लोगों ने कहा कि उद्धव हारेंगे, लेकिन तब उनकी पार्टी के 9 सांसद जीत कर आए, जो अपने आप में एक बड़ी जीत थी, क्योंकि उनके पास सिंबल नहीं था उस वक्त। उसके बावजूद इतने सांसद जीतना बड़ी ताकत का इशारा था। इसीलिए बीजेपी थोड़ी घबराई हुई है कि अगर बीएमसी चुनाव पूरी तरीके से उद्धव के पक्ष में चला गया तो ये भविष्य में हमारे लिए मुसीबत पैदा कर देंगे, क्योंकि सांसद और कहीं ना कहीं नगर पालिका के नजरिए से मजबूत हो जाएंगे, और विधायकों की संख्या बीजेपी के पास है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए कहा गया था कि कहीं ना कहीं उद्धव को बीएमसी में मजबूत कर सकते हैं, और राज ठाकरे
या उनके बेटे को अपने विधानसभा यानी विधायकों की मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। डेप्यूटी सीएम जैसे पद, क्योंकि शिंदे के ऊपर जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, उनके विधायकों पर, उनके पार्षदों पर जो रोक लगाई जा रही है फिजूल खर्ची पर, यही शिकायत उनकी कहीं ना कहीं एमवीए सरकार में भी थी। अब इसके बाद ये समीकरण कैसा दिखता है? बिल्कुल जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह से पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसमें राज ठाकरे की भी एंट्री हो रही है, उद्धव ठाकरे की भी एंट्री हो रही है। दोनों 20 साल के बाद मिले हैं और बीजेपी अच्छे समझती है कि जो मुद्दा उन्होंने मराठी भाषा को लेकर उठाया है, ये कहीं ना कहीं आने वाले बीएमसी चुनाव के अंदर बहुत बड़ा एक फैक्टर साबित हो सकता है, एक बड़ी वजह बन सकता है हार और जीत की। इसीलिए बीजेपी सोच रही है कि भाई अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को मिला लिया जाए तो हमारे लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी तमाम कह सकते हैं कि सालों आगे के सालों को देखते हुए अपने फैसले करती हुई दिखाई पड़ती है। और यही वजह है कि यहाँ पर अचानक से उद्धव ठाकरे के साथ में मीटिंग होना, उनके बेटे के साथ में मीटिंग होना और तमाम तरह के ऑफर उनको दिए जाना कहीं ना कहीं साबित जरूर कर रहा है कि बीजेपी भी अंदर से डरी हुई है कि उद्धव ठाकरे और अगर राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं तो आने वाले चुनावों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। एकनाथ शिंदे को अगर आप देखेंगे तो तिल मिलाते हुए नजर आए थे। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है ऐसे लोगों पर भरोसा ना करे जो धोखेबाज रहे हैं, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, गिरगिट की तरह रंग बदला है, यानी कि तमाम तरह के आरोप उद्धव ठाकरे के ऊपर लगा रहे हैं। उनको भी पता है कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे जो नजदीकी है वो जिस तरह से बढ़ रही है, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए उद्धव ठाकरे के पास तकरीबन 20 विधायक हैं और बीजेपी के पास में 130-32 के आसपास जो विधायक हैं, और दोनों को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा बहुमत से आगे चला जाता है। और यहाँ पर अगर अजीत पवार भी नाराज होते हैं तो वो भी हो जाएं, अगर एकनाथ शिंदे नाराज होते हैं तो वो भी हो जाएं। तो यहाँ बीजेपी का प्लान साफ है, उनको पता है कि आने वाले दिनों के हिसाब से यहाँ जिस तरह से एकजुट हुए हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, वो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। और अभी से अगर उनको अपने साथ लिया गया तो आने वाले दिनों की राजनीति में हम पूरी तरह से अपना कब्जा या एक तरीके से अपना एक वर्चस्व जो जमाया हुआ है वो जमाए हुए रख सकते हैं। देखिए सर, एक सवाल रहेगा आखिरी कि राज ठाकरे ज्यादा राजनीति में सक्रिय रहते हैं, मराठी भाषा को लेकर जो एक आंदोलन खेलें या जो मुद्दा खेले उसमें सबसे आगे नजर आए। ऐसी सिचुएशन में बीजेपी क्या इस चीज का फायदा उठाएगी? क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बड़े मात्रा में वोटर्स हैं और अगर इसका प्रभाव पड़ा तो जरूर एमएनएस को फायदा यहाँ पर मिलता नजर आएगा, जो उनकी पार्टी मनसे प्रमुख है। इसके आधार पर राज ठाकरे बीजेपी के साथ पहले भी नजर आए हैं, ऐसा कहा जाता रहा कि आप सीएम बनोगे कि नहीं बनोगे। अब ये माना जा रहा है कि अगर शिंदे कल को साइड किए जाते हैं तो उद्धव को बीएमसी में आगे जिम्मेदारी दे देंगे और जो डेप्यूटी सीएम कुर्सी को लेकर चर्चा है उसमें राज ठाकरे या उनके बेटे को आगे किया जा सकता है। देखिए अगर हम देखें राज ठाकरे राजनीति जब से उन्होंने पार्टी बनाई है, कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि बहुत मजबूत होकर उभरे हैं। अभी भी अगर उनका वोट शेयर आप देखेंगे तो 1% से भी कम नजर आता है। तो ये बताता है कि भले ही वो तमाम तरह की बात विवाद कर रहे हैं, तमाम भाषा को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं और टोल टैक्स को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं और तमाम ऐसे मामले उठा रहे हैं, लेकिन उसका भी फायदा उनकी पार्टी को होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। अब उनको लग रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे के साथ जाकर बीजेपी के साथ मिलकर अगर कोई बेहतर काम हो सके, क्योंकि उनके बेटे भी चुनाव हार जाते हैं और ये पता चलता है कि भले ही राज ठाकरे तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं, तमाम तरह के कह सकते हैं भाषाई मुद्दों के सहारे एक अलग तरह की राजनीति करने का प्रयास करते हो, लेकिन जमीनी स्तर पर उनको इसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे के साथ अगर वो आते हैं और उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आते हैं तो जाहिर बात है कि अलग तरह का समीकरण महाराष्ट्र में बनता हुआ नजर आएगा। तो साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत में भले ही चुनाव 2024 के अंत में कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी भी आगे कई सियासी माहौल बनाए जा रहे हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे अगर साथ आते हैं तो दोनों के पास 9 सांसद हैं, यानी कि 18 सांसदों का समर्थन एनडीए सरकार को मिलेगा। विधायकों के ऊपर मत जाइए, यहाँ बात सांसदों की भी है, क्योंकि मोदी जी को अपनी सरकार बचानी है और नीतीश कुमार कब पलटी मार दें, चंद्रबाबू नायडू कब पलटी मार दें या फिर चिराग पासवान कब नाराज हो जाए या कब शिंदे नाराज हो जाए, कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्लान ए प्लान बी भी तैयार रख रही है बीजेपी। देखते हैं आगे किस प्लान पर मोहर लगती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।